नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। रामपुर ज़िले की जो 5 सीटें हैं उन पर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनावी रुझान कैसे हैं। हमने आपको अलग अलग लोगों के अलग अलग जो प्रत्याशी हैं उनके इंटरव्यूज़ भी दिखाए, लेकिन आज हम यहाँ पर टांडा में मौजूद हैं। टांडा एक ऐसी जगह है जहाँ दर्जन भर से ज़्यादा बड़े मदरसे हैं, जहाँ की पूरे भारत में अलग अलग जो राज्य हैं वहाँ से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। ज़्यादातर यहाँ जो इस्लामिक रिलीजियस एजुकेशन है वही दी जाती है, लेकिन इससे यहाँ से पढ़ के अलग अलग जो स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं और अपना करियर बनाते हैं। मैं यहाँ पर जिस मदरसे में मौजूद हूँ, जामिया अशरफिया रोज़तुल उलूम जामिया अशरफिया रोज़तुल उलूम मदरसे में मौजूद हूँ टांडा के। और यहाँ मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि पिछले 5 साल में जिस तरह की पॉलिटिक्स रही, क्योंकि जो इलेक्शन का वक्त है वो जो गई सरकार है उसका हिसाब किताब, उसका लेखा जोखा देखने का भी वक्त होता है। सिर्फ यही नहीं कि कौन जीत रहा है चुनाव या कौन हार रहा है, बल्कि जो 5 साल में जो रिपोर्ट कार्ड रहा सरकार का वो कैसा रहा। योगी आदित्यनाथ की सरकार के बारे में अच्छी तरह हम जानते हैं कि पूरे 5 साल में उन्होंने काफ़ी हद तक मुस्लिम विरोधी राजनीति की, और कई बार चाहे वो कानून बनाने से लेकर या फिर उनकी जो जिस तरह से उनकी बयानबाजियां रहीं वो कम से कम मुस्लिम प्रिय तो नहीं कही जा सकती। मैं यहाँ पर मदरसे में बहुत झिझकते हुए यहाँ लोगों को मैंने इकट्ठा किया है जो बात करने के लिए तैयार नहीं थे, और ये समझा जा सकता है कि ऐसी वजह क्यों रही। यहाँ फ़िलहाल जो मदरसे हैं वो कोरोना काल के बाद से लगभग बंद पड़े हुए हैं। जो इस स्टेट के बाहर के छात्र हैं वो वापस जा चुके हैं, और अभी भी कोई पॉलिसी के लेवल पर कोई ऐसी स्पष्टता या क्लैरिटी नहीं है कि कब वापसी होगी। मैं ये पूछ रही हूँ कि आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, खासकर जो बहुत ही मुस्लिम विरोधी नीतियाँ रहीं योगी आदित्यनाथ की, उनकी गवर्नमेंट की, क्या आपको उसका सामना करना पड़ा? देखिए, हमारा जो ये टांडा है ये मुस्लिम बहुल्य है, और यहाँ के जो हिंदू तबका है यानी गैर मुस्लिम और मुस्लिम नॉन, ये सब मिलने के बाद में आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। हमारे यहाँ पर अभी तक इतने दूसरी जगहों पे ये तमाम फसादात हुए और ये तमाम बातें हुई हैं कि सब्ज़ी बेचने वाले को मारना, ये करना, वो करना, टोपी और दाढ़ी वाले को देख लिया, जय श्री राम के नारे लगवाना, लेकिन हमारे अभी ज़िला रामपुर में इस किस्म की कोई बात नहीं हुई है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मौलाना मोहम्मद खालिद शेरवानी। खालिद साहब, मुझे ये बताइए कि जब ये जिक्र हो रहा है कि किस तरह से लव जिहाद या गौ रक्षा या इस तरह की पॉलिटिक्स में, और ख़ासकर ऐसे लोग जो कि दाढ़ी टोपी में बाकायदा बाहर जाते हैं, क्या आपको लगता है कि ख़ास तरह का डिस्क्रिमिनेशन, आपको भेदभाव का सामना करना पड़ा? जी, काफ़ी जो है भेदभाव का सामना है, और हम सोच रहे थे कि ये हुकूमत अच्छी आई है बीजेपी की, लेकिन बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ। और दूसरे हमारे हिंदू भाई और बहुत सारे भाई ये उम्मीद रख रहे थे कि हमारे आज़म खान ने ये जो 10 किलोमीटर के बाद पुल है ये पुल नहीं बनाया, क्योंकि वो रह गया था, उनकी सरकार ख़त्म हो गई थी। लेकिन उसके बाद उम्मीद ये थी कि बीजेपी बनवा देगी, लेकिन बीजेपी वालों ने भी इस पुल को नहीं बनवाया, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियाँ रहीं। यहाँ से लोग मुरादाबाद जाते हैं, फिर रामपुर जाते हैं। कि ज़्यादती का जिक्र कर रहे हैं, किस तरह से हमें बताएंगे क्या? यानी कि यहाँ जो है लोग बड़े खौफ में जी रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा जो है इंसाफ की तरफ कोई उम्मीद भी नहीं, और डर की वजह से, डर के साए में जो है जी रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं जो भी आए हुकूमत वो अच्छी आए, ताकि हर किसी का काम हो, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, सबका काम हो, सबका विकास हो। हम यही उम्मीद रखते हैं। और मैं एक बात आपको और बताऊं शेरवानी साहिबा, कि यहाँ जो है बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से हर जगह फसादात हुए, उसके बावजूद भी हमारी बस्ती के अंदर कोई फसाद नहीं हुआ। ये हमारे पास अमन और उसकी बात है, सलामती की बात है। आज रात के 12 बजे भी अगर हमारे यहाँ कोई आ जाता है, हिंदू भाई भी, तो फ़ौरन हमारे आलिम साहब उठ जाते हैं, और जो पढ़ा के देना होता है वो फ़ौरन उसको देते हैं। ये हमारी भाईचारगी की उसकी बात है। दूसरी एक चीज़ ये है कि समाजवादी सरकार में हमने 2 बसें मंजूर कराई थी, क्योंकि मैं जमीयत उलमा जनरल सेक्रेटरी भी हूँ जमीयत उलमा का। लेकिन फिर उम्मीद थी कि जब अब बीजेपी आ रही है हमें रोडवेज़ अड्डा मिल जाएगा, क्योंकि परेशानियाँ हो जाती हैं, उससे भी हमें महरूमी रही। ये हमें शिकायत हैं, और ये शिकायत की वजह से बीजेपी का आना बहुत नामुमकिन लग रहा है। जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए कि हम ये जानने की कोशिश करें, और मैं समझती हूँ कि यहाँ काफ़ी झिझक है बातचीत करते हुए। हालांकि इस वक्त जो है वो आचार संहिता लगी हुई है, कोई सरकार इस वक्त नहीं है स्टेट में, लेकिन आप इस अच्छी तरह समझते हैं कि 5 साल की जो ज़िंदगी जी है आपने, उसके बारे में आप क्या कहना चाहें? जी, यहाँ पर जो पिछले 5 साल का माहौल रहा है, जैसे हमारे जो विधायक थे अब्दुल्ला साहब, वो पिछले 3 साल से जेल में, 2 साल से जेल में रहे हैं, लेकिन जो हमें सुविधाएँ मिलनी थी वो नहीं मिल पाई। लेकिन इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा उन्हीं को लाया जाए, और जो है जो सुविधाएं हमें मिलनी है वो हमें मिले। और जो दूसरे विधायक इस टाइम बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ पे है नहीं,
तो ज़्यादातर ऑप्शन हमारे लिए अब्दुल्ला है और अब्दुल्ला के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्या आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, आपके दोस्तों को, आपके परिवार वालों को, जो एंटी मुस्लिम पॉलिसीज़ थी गवर्नमेंट की, उसमें आपको सफ़र किया आपने, उसका खमियाजा भुगतना पड़ा? देखिए, हमारा हिंदुस्तान एक हिंदू मुस्लिम तहज़ीब का वो है, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है। फ़िलहाल यहाँ पर जो है हमारा ये बस्ती है, यहाँ पर एक गंगा जमुना तहज़ीब का मिसाल है और यहाँ पर लोग मिलजुल कर रहते हैं। ऐसा हमने यहाँ पर नहीं देखा। सरकार की तरफ से कोई परेशानी आपको? नहीं, सरकार की तरफ से फ़िलहाल अच्छा रहा। यहाँ पर जो लोगों को आवाज़ दी है और जो राशन वगैरह सब रहा फ़िलहाल, लेकिन जो हमारी ज़मीनी स्तर पर जो सुविधाएँ थी वो नहीं मिल पाई हमें। मुझे ये बताइए कि जैसे NTCA NRC मूवमेंट हुआ, उस दौरान लोगों की गिरफ्तारियां हुई, यहाँ 22 लोग उत्तर प्रदेश में मारे भी गए, आपने इसे किस तरह से देखा? CA NRC का मसला तो वो बड़े लेवल का मसला था और जो है हमने CA NRC से जो उन्होंने पूछा कि कागज़ है, तो वो उन लोगों के लिए है जो बाहर के हैं। हम तो यहीं पर रहे और हमारे दादा परदादा 70-100 साल से यहाँ पर हैं, तो जो उन लोगों को डर लगेगा जो बाहर से आए हुए हैं। हम तो फ़िलहाल यहीं पर ही हैं। आपको ये नहीं लगा कि ये NTCA NRC मूवमेंट क्यों खड़ा हुआ? फिर आपको क्या अंदाज़ा है इस बात का, आपने किस तरह से देखा इसको? उन लोगों के लिए घबराहट की बात है जो सोच रहे हैं। हमें इससे कोई मुश्किल नहीं है, हम तो यहीं पर हैं और इंशाल्लाह यहीं पर ही मरेंगे। हमें इससे कोई मुश्किल नहीं है, CA आए या NRC आए, हमें इससे कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपसे खाली साहब पूछना चाहती हूँ कि जब खुद चीफ मिनिस्टर इस तरह की बातें करते हैं कि 80-20 की पॉलिटिक्स है, तो साफ तौर पे वो बता रहे हैं कि 80 कौन है और 20 कौन है। वो चीफ मिनिस्टर न सिर्फ के एक तबके के हैं बल्कि पूरी जो आबादी है उत्तर प्रदेश की, उसके चीफ मिनिस्टर हैं। आपको कभी दुख होता है कि वो इस तरह के बयान देते हैं? इस तरीके से जो बयानात आते हैं, ज़ाहिर सी बात है दुख तो होता है, लेकिन फिर भी लोग यही चाहते हैं कि भाई अच्छी सरकार वो हो जो सबका विकास, सबका काम करे। और ये अभी ये हमला हुआ ओवैसी साहब पर, ये बहुत ही गलत हुआ। जो भी किया है इन्होंने वो गलत किया है और वो ख़ुद जो है देश के जो है आतंकवादी हैं। उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि इंसाफ मिल जाए और इससे जो है हमारा मुल्क तरक्की करेगा तो सबका फ़ायदा होगा। हुकूमत जो भी आए अच्छी आए, सबका काम सबका विकास करे, तो हमारे लिए सबके लिए खुशी की बात है। आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं, ख़ासकर जो लव जिहाद जैसे मामले सामने आ रहे हैं कि अगर आप दूसरे मज़हब में शादी करना चाहें तो उन लड़कों पे जिस तरह की कार्रवाई करने की बात है और उस तरह के केसेस भी देखे गए, या गौरक्षा के नाम पर जिस तरह के हमले हुए, आप इसे कैसे देखते हैं? गौरक्षा का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जाहिर बात है कि हमारे भारत के अंदर एक कानून बन चुका है और फिर हमारा मज़हब भी इस बात को कहता है कि अगर किसी मज़हब के किसी जानवर से या किसी से कोई ताल्लुक़ है, उसको मार देना या उसको ज़िबा कर देना बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त ही नहीं है। जो लोग गौरक्षक हैं, लेकिन वो लोग इतनी ज़्यादती कर रहे हैं कि पालतू जानवरों की जो ख़रीद व फ़रोख्त करने वाले लोग होते हैं और उनको भी मतलब ये कि ये गऊ मतलब उसको ले जाके ये ख़त्म कर देंगे, मार देंगे, काट देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। हम तो इस बात को ख़ुद कहते हैं, हमारा मज़हब ख़ुद कह रहा है इस बात को कि गौ हत्या बिल्कुल कानूनन जुर्म है और हमारे मज़हब में भी जुर्म है। अब रहता है लव जिहाद का मसला। कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में बिल्कुल डिटेल के साथ में तफसील से बता दी है कि अगर लड़का और लड़की बालिग है तो हम इसके मामले में कोई मुदाखलत नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद कोर्ट का स्पष्ट आदेश है, इसके बावजूद भी आपने देखा कि मार दिया जाता है और कानून की धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं। हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर भी प्रभावी तरीके से अगर कार्रवाई हो तो ये तमाम बातें, ये तमाम घटनाएं होने से रोकी जा सकती हैं। शर्त कार्रवाई का होना है, ख्वाह वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो। क्या आपको लगता है, जैसे आपने कहा खुद की गौरक्षा पे कानून है और देश तो कानून के हिसाब से ही चलेगा, आपने मज़हब का भी जिक्र किया, आपको लगता है कि गौरक्षा का बहाना बनाकर टारगेट करने की कोशिश होती है? इसका उदाहरण राजस्थान है, पहलू खान, और दसियों मिसालें ऐसी हैं कि गौरक्षकों का, यानी कि गौरक्षकों ने टारगेट और निशाना लगाने के बाद में बेफजूल का, जो कि दुधारू जानवर हैं उनका वो कारोबार करते हैं, उनका बिजनेस करते हैं, वो एक जगह से लेते हैं दूसरी जगह बेच देते हैं और यही उनका व्यवसाय है। तो आप ये हिसाब लगाइए कि गौ रक्षा के आड़ में राजस्थान में मार दिया गया, 4-5 जगह और जगह मार दिया गया, जो कि खालिसतन बिजनेसमैन थे, जानवरों का, पशु का लेन देन करने वाले लोग थे। तो
ये तो बिल्कुल अत्याचार है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप एक यंग हैं, युवा हैं, आप जब बाहर निकलते हैं, जिस तरह की हमने पॉलिसीज़ देखी हैं पिछले 5 साल में, आपका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा? आपको लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ है ख़ासकर एक कम्युनिटी के साथ? जी बिल्कुल हुआ है। देखिए, सरकार के अंदर, बीजेपी सरकार के अंदर मॉब लिंचिंग ज़्यादा होता हुआ है। हम बाहर निकलते हैं, पहले जो सरकार थी उसमें कोई ऐसा डर खौफ नहीं था। जब से बीजेपी की सरकार आई नहीं, इसलिए सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे ही खासकर दंगे हुए हैं। कभी शिक्षा की और रोज़गार की बात कभी नहीं की है। तो जब आप बाहर निकलते हैं, जैसे माना आप सरकारी बस का इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप ट्रेन में जा रहे हैं, या आप जनरली यहाँ टांडा छोड़ के कहीं और जा रहे हैं, आपको ये डर रहता है कि मैं तो इस तरह के कपड़े पहनता हूँ, मुझे तो अपना नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है मैं कौन हूँ, इस तरह का डर आपके दिमाग में रहता है? जी देखिए मैडम, कभी साथ में तो नहीं हुआ है, बाज़ाब्ता डर मुसलसल रहा है इस चीज़ का, और जगहों की घटनाओं को सुनने के बावजूद। नई गवर्नमेंट आएगी उससे आप किस तरह की मांग करते हैं? क्या उम्मीद आप कर रहे हैं कि एक भारत के नागरिक होने के नाते, जहां संविधान है, सबको बराबरी के अधिकार की बात करता है, आप क्या कहना चाहते हैं? हमेशा अखिलेश समाजवादी सरकार ने शिक्षा की और रोज़गार की बात करी है, और ख़ासकर स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा जो उमंग पैदा हुई है वो इसी बात पर हुआ है कि उन्होंने हमेशा शिक्षा ही की बात करी है। तो आप मुझे बताइए कि जो इश्यूज़ पे हम बात कर रहे हैं, ख़ासकर मुस्लिम कम्युनिटी की, आपको लगता है उनके इश्यूज़ कुछ अलग हैं बाकी लोगों से, या एक जैसे इश्यूज़ हैं? किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, रामपुर ज़िला जो है ये मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, और रामपुर ज़िले में मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र होने के नाते मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि शिक्षा के संबंध में और रोज़गार के संबंध में, जो आप सभी को मालूम है, मैं नाम नहीं बता सकता, कि किसी साहब ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, और उसकी स्थापना होने से जो हमारे क्षेत्र के नए युवा लड़कियां और लड़के हैं वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, और शिक्षा प्राप्त करने के बाद अच्छे उन्हें रोज़गार भी मिल रहे थे। लेकिन मैं कुछ समय से इस सरकार में आने के बाद, जो सरकार आई है, इसमें देख रहा हूँ कि उन्हें शिक्षा भी अच्छी नहीं मिल पा रही है और रोज़गार भी अच्छा नहीं मिल पा रहा है। तो बेरोज़गारी बहुत छाई हुई है इस क्षेत्र में। बस मेरा मानना केवल अच्छी शिक्षा की ओर है, और अच्छे रोज़गार, खास करके स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय से इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर ये सरकार आ गई जिसमें हम सब की मांगें, जो हमें मांगें होनी चाहिए हमारी, मुझे उम्मीद है कि हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इस बात को कहने की, वो सब काम मुकम्मल हो जाएगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।